नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। बारामती से बड़ी खबर और दुखद खबर आ रही है। आज सुबह बारामती में एक चार्टर प्लेन की क्रैश लैंडिंग के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। घटना के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बारामती हवाई अड्डे पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते विमान को आपात लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन लैंडिंग के दौरान विमान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया, लेकिन अजीत पवार को बचाया नहीं जा सका। इस घटना से पूरे राज्य में शोक की लहर है। राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक जगत में लगातार शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मोदी ने इस दुखद घटना के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार से फोन पर बातचीत की है और अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पीएम मोदी ने शरद पवार से बात करते हुए कहा कि अजीत पवार का असमय निधन न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए भी एक बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री ने शोक परिवार है उनको कठिन समय में धैर्य और संबल बनाए रखने की भी कामना की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की है और गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश पवार परिवार के साथ खड़ा है। अजीत पवार के निधन की खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर छाई हुई है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने शरद पवार से बातचीत की है, संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि पूरा देश पवार परिवार के साथ आज खड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश से अगली खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना में निधन पर पूरे देश से शोक संदेश आ रहे हैं। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने भी इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अजीत पवार के निधन को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने केवल एक अनुभवी और जनप्रिय नेता थे, बल्कि उनके साथ उनका व्यक्तिगत जुड़ाव भी रहा है, जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। मुख्यमंत्री नायडू ने विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले अन्य लोगों के प्रति भी शोक व्यक्त किया है और सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। मुंबई से अगली खबर आ रही है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के असमय निधन के बाद राज्य में शोक की लहर है। इसी क्रम में मंत्रालय भवन पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है और ये श्रद्धांजलि अजीत पवार की जनता और राज्य के प्रति उनके समर्पण को याद करने के लिए दी गई है। महाराष्ट्र की राजनीति और प्रशासनिक जगत में अजीत पवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनके निधन से सभी स्तंभ हैं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं और इस समय मंत्रालय भवन में सन्नाटा पसरा हुआ है। अधिकारी तथा कर्मचारी ने भी शोक व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने शोक सभा और अन्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है ताकि उनके योगदान को याद किया जा सके। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक बेहद दुखद दुर्घटना है। उन्होंने अजीत पवार को महाराष्ट्र के सबसे सीनियर और लोकप्रिय नेताओं में से एक बताया है। जोशी ने कहा कि अजीत पवार ने खासतौर पर बारामती और पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं और उनका जो निधन की खबर सामने आ रही है वो महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। केंद्रीय मंत्री ने उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा है। अजीत पवार का ये असमय निधन राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर शोक की लहर पैदा कर गया है। हम आपको इस घटना की जुड़ी लगातार जानकारी भी दे रहे हैं।
The most unfortunate incident. He was the senior most leader of the Maharashtra and a very popular leader. Done lot of pro-people activity, Baramati in particular and at large in Maharashtra. It is a great loss to Maharashtra and to the country. My sincere condolences to his family members. The most unfortunate incident. He was the senior most leader of the Maharashtra and a very popular leader. Done lot of pro-people activity, Baramati in particular and at large in Maharashtra. It is a great loss to Maharashtra and to the country. My sincere condolences. उप मुख्यमंत्री विमान हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। इसी पर पुणे ग्रामीण एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया कि ये जो दुर्घटना हुई है वो लगभग सुबह 8:45 पर हुई है। लैंडिंग से ठीक पहले ये हादसा हुआ है। इस विमान में कुल 5 लोग सवार थे और दुर्भाग्यवश सभी की मौत हो गई है। उनके शव फिलहाल मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित हैं और एसपी ने बताया कि घटनास्थल पर एक एक्सपर्ट टीम मौजूद है जो पूरी जांच की जानकारी ले रही है। प्रारंभिक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हादसा अचानक हुआ है और इसके कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ टीम घटनास्थल पर जुटी हुई है, लगातार प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र और बारामती के लोगों के लिए ये खबर बेहद दुखद है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की मौत की खबर सुनकर बहुत हैरान हूं और दुखी हूं। आज सुबह एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई है। मैं ये खबर देखकर सच में हैरान हूं। इस देश के लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है, यहां तक कि राजनीतिक नेताओं की भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का क्या होगा, लेकिन ये सत्ताधारी पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे सोशल नेटवर्क से ये पता चला था कि किसी दूसरी पार्टी के लिए व्यक्ति ने बयान दिया था कि अजीत पवार बीजेपी छोड़ने को तैयार हैं। ये बड़ा बयान ममता बनर्जी की तरफ से सामने आ रहा है। देखो, आई एम वेरी मच शॉक्ड एंड सैडेंड टू हियर द मैसेज ऑफ अजीत पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he is from the opposition. Now he is from the opposition. But tomorrow he is supposed to... अगली जो खबर आ रही है वो राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के भरतपुर में जिला कलेक्टर कमरोल चौधरी को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और जिले में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने सम्मानित किया है। ये सम्मान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में दिया गया है। जिला कलेक्टर को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर उनके योगदान को मान्यता दी गई है। कामा के लोग इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं और स्थानीय समाज सेवी भाई इदरीश खान लड्डुका ने बताया कि कलेक्टर साहब बड़े नेकदिल और अपने कार्य के प्रति संवेदनशील व्यक्ति हैं। इस खुशी में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न भी मनाया। छब्बीस जनवरी को जिला कलेक्टर भरतपुर को स्टेट लेवल पर सम्मानित किया गया। उसी का कामा कस्बे ने पूरे मेवात इलाके ने खुशी का इजहार किया है। उसी की वजह से, खुशी की वजह से मिठाई खिलाई और अल्लाह पाक से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको केंद्र में सम्मानित 15 अगस्त को केंद्र में सम्मानित, अल्लाह पाक से ये हम दुआ करते हैं उनको सम्मानित केंद्र में।
26 जनवरी को जिला कलेक्टर भरतपुर को स्टेट लेवल पर सम्मानित किया गया। उसी का कामा कस्बे ने पूरे मेवात इलाके ने खुशी का इजहार किया है। उसी की वजह से, खुशी की वजह से मिठाई खिलाई और अल्लाह पाक से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको केंद्र में सम्मानित 15 अगस्त को केंद्र में सम्मानित, अल्लाह पाक से ये हम दुआ करते हैं उनको सम्मानित केंद्र में। 26 अगली जनवरी खबर को जालौर से आ रही है। जालौर के पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल का 80 साल की आयु में निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थी और उनका इलाज गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा था। पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल जालौर विधानसभा क्षेत्र से 7 बार चुनाव लड़ चुके थे और 2008 से 2013 तक विधायक रहे। कांग्रेस पार्टी से असंतोष के बाद उन्होंने 2024 में बीजेपी का दामन थामा। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को उनके पैतृक गांव रेवतड़ा में दोपहर 3 बजे किया जाएगा। पिछले 1 साल से लगातार बीमार रहने के कारण उन्हें पहले जोधपुर और फिर अहमदाबाद में इलाज कराया गया। उनका मंगलवार को उनकी इच्छा अनुसार उन्हें पैतृक गांव लाया गया, जहां उन्होंने बुधवार की सुबह अंतिम सांस ली। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत मंगलवार को एक विशेष ट्रेन हनुमानगढ़ जंक्शन से रवाना हुई। ये ट्रेन द्वारका, नागेश्वर और सोमनाथ जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के लिए जा रही है। त्रियादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष ट्रेन में कुल 970 वरिष्ठ जो नागरिक थे वो शामिल हैं, जिनमें हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के यात्री, बीकानेर और जोधपुर के भक्त भी वहां पे शामिल हुए। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन में एक ट्रेन प्रभारी, प्रत्येक कोच में 2 अनुदेशक, 1 डॉक्टर और 2 नर्सिंग स्टाफ तैनात किए गए। पूरी ट्रेन वातानुकूलित और भोजन, आवास और चिकित्सा जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं आईआरसीटीसी के माध्यम से निःशुल्क वहां पे उपलब्ध कराई गई। राजस्थान के भरतपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने लापता पति प्रहलाद के लिए लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। प्रहलाद को करीब 1 साल पहले अपहरण कर लिया गया था उसका और एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। आज सुबह ग्रामीण आईजी ऑफिस पर धरना देने लिए, लेकिन पुलिस ने उन्हें ट्रैफिक चौराहे पर रोक दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बारिश और 17 डिग्री तापमान के बावजूद सड़क पर ही धरना दिया। जानकारी के अनुसार प्रहलाद ने कुछ साल पहले धर्मेंद्र धाकड़ और राजेश कुमार गर्ग से उधार लिए हुए पैसे की वसूली के लिए कोर्ट में मुकदमा चलाया था। 26 मार्च को कोर्ट जाने के बाद प्रहलाद को कथित रूप से अपहरण कर लिया गया। प्रहलाद की पहली जो पत्नी है, प्रहलाद की पत्नी और परिवार अब भी उनके लौटने की उम्मीद लगाए बैठा है और न्याय की लगातार मांग कर रहा है। राजस्थान में फ्री इलाज के क्लेम लगातार रिजेक्ट किए जा रहे हैं, जिसके पीछे सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही और गड़बड़ियां बताई जा रही हैं। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए 28 सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के इलाज के क्लेम में करोड़ों की रकम की असंगतियां सामने आई हैं। सूत्रों का यह कहना है कि कई बार सही क्लेम भी कर्मचारी गलत प्रबंधन या देरी की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं, जिसमें मरीजों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकारी अधिकारियों ने इस पूरे मामले की तत्काल जांच और सुधार की बात कही है, ताकि योजना के तरह मरीजों को मिलने वाला इलाज भी प्रभावित ना हो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन की खबर ने राज्य और देश की राजनीति गलियारों में शोक की लहर लेकर दौड़ गई है। इस दुखद घटना के बाद शरद पवार और उनकी पत्नी प्रतिभा पवार बारामती पहुंचे। उन्होंने अजीत पवार के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जो मुलाकात हुई उसके दौरान सुप्रिया सूले और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार भावुक उठी। ये दृश्य इस क्षति की गंभीरता और परिवार पर पड़े दुख को बखूबी दर्शाता है।
अजीत पवार का ये असमय निधन महाराष्ट्र की राजनीति और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हम आपको इस घटना से जुड़ी हर जानकारी जैसे ही आती है तुरंत दे रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नादर्न रेलवे के 2 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अधिकारी लखनऊ स्थित डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी कि डीआरएम ऑफिस में तैनात थे। सीबीआई के मुताबिक ये कार्रवाई पेंशन से जुड़े एक मामले में रिश्वत मांगने जाने की शिकायत के बाद की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान आकाश त्यागी अकाउंटेंट और अक्षय श्रीवास्तव असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर के रूप में हुई है। आरोप है कि पेंशन संबंधी फाइल आगे बढ़ाने के लिए दोनों अधिकारी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी और लेन देन के दौरान उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। कार्रवाई के बाद सीबीआई ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले में आगे की जांच जारी है। और सीबीआई ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इस तरह के मामलों में और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच चल रही आपसी अनबन अब खत्म हो गई है। दोनों के बीच सुलह हो गई है और जानकारी खुद प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपर्णा यादव के साथ एक तस्वीर साझा की और साथ में भावुक संदेश लिखा। पोस्ट में प्रतीक ने लिखा कि सब अच्छा है और असली चैंपियन वही होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर लेते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि हम चैंपियंस का परिवार हैं। और इस पोस्ट के सामने आने के बाद साफ हो गया है कि दोनों के बीच मतभेद अब सुलझ चुका है। प्रतीक यादव की इस पोस्ट के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी इस सुलह की चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल दोनों की ओर से किसी तरह का अलग होने का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट ने सुलह की पुष्टि जरूर कर दी है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खून से पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया है और ये पत्र यूजीसी कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ लिखा गया है। बताया जा रहा है कि हिंदूवादी नेता अंकुर राणा ने ये पत्र अपने खून से लिखा और सरकार से इस कानून को समाप्त करने की मांग की है। अंकुर राणा का ये कहना है कि ये कानून हिंदू समाज को आपस में बांटने का काम कर रहा है, जो किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये पत्र चरथावल क्षेत्र के रोनी हाजीपुर स्थित एक माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों की मौजूदगी में खून से लिखा गया है। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और लोग इसे विरोध का अनोखा तरीका बता रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन मामला अब सुर्खियों में बना हुआ है। साथियों, जो भारत सरकार द्वारा ये यूजीसी काला कानून आया जिससे स्वर्ण का बच्चों को इच्छा मृत्यु का वरदान भी नहीं दे रही सरकार, और जो स्वर्ण समाज के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने का काम ये भारतीय सरकार कर रही है, या मैं कहूँ नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, इस कानून को वापस लो और जो स्वर्णों के बच्चों के साथ जो भेदभाव फिलहाल वर्तमान सरकार कर रही है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, इसे बंद करें। आज हम सभी लोगों ने, गांव के जिम्मेदार लोगों के बीच में सभी लोगों ने अपने रक्त से मिलकर प्रधानमंत्री जी के नाम यूजीसी जैसे काले कानून के विरोध में एक लेटर लिखा अपने रक्त से, क्योंकि हमें लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो इस हिंदू समाज को बंटने के लिए, ना बंटने के लिए प्रेरित करती हो, हिंदू समाज को एकजुट रहने के लिए प्रेरित करती हो, और आज छात्रों के बीच जातिवाद का बीज बोने का काम कर रही है सरकार। इस विरोध में जो भी सरकार हिंदू समाज को आपस में बांटने का, लड़वाने का, भेदभाव का काम करेगी, उसका हम सब लोग पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी और अन्य बिरादरी में रहते हम सब लोग बहुत मेल मिलाप, एक दूसरे से प्यार है,
लेकिन ये सरकार हमें आपस में लड़ाने का काम करेगी, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री जी को हमारे रक्त की आवश्यकता थी, तो आज हमने अपने रक्त से प्रधानमंत्री जी का नाम लेटर लिखा और अपने बच्चों के। यूपी के हमीरपुर जिले में यूजीसी बिल के विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। परिषद के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और यूजीसी एक्ट को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि यूजीसी एक्ट सामान्य वर्ग और श्रवण समाज के छात्रों के लिए काला कानून है जो उनकी शिक्षा और भविष्य को प्रभावित करेगा। परिषद के पदाधिकारियों का कहना यह है कि यह कानून समाज को जातियों में बांटने का काम कर रहा है और इससे सामाजिक जो समानता है वो उसमें नुकसान पहुंचेगा। महिला जिला अध्यक्ष ने भी इस पूरे कानून का विरोध करते हुए कहा कि इससे बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर सीधा असर पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन लेकर मामले को उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन जरूर दिया है। ये जो हमारे बच्चों के खिलाफ मतलब ये जो सरकार ने किया है, ये जो काला कानून यूजीसी ये लेके आए हैं, अब ये हमारी मतलब कितना हम लोग बर्दाश्त करें। एक लिमिट होती है, 100 चीज़ें हमने बर्दाश्त करी। यहाँ आप लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ आपने धर्म के नाम पे बांटा, जाति के नाम पे बांटा और अब आप छात्रों को बांट रहे हैं जो देश का भविष्य। कैसे हमारे देश का आप चाहते हैं देश का भविष्य उज्जवल हो, देश हमारा समृद्धशाली हो, कैसे होगा? अगर हमारे बच्चों का भविष्य ही अंधकार में होगा तो कैसे क्या हो पाए? यूजीसी जो एक्ट लाए हैं इससे जो है समाज में जो हम समरसता का कार्यक्रम कर रहे थे, समरसता प्रभावित होगी और देश के जो बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं इनके जो है मतलब विद्युता पर कुठाराघात होगा। तो सरकार से हमारा यही नम्र निवेदन है कि उसको बंद करें और शीघ्र से शीघ्र जितनी जल्दी हो सके इस कानून को वापस लें, अन्यथा जो है स्थिति विस्फोटक होगी जो देश के लिए जो है काफ़ी जो है हानिकारक हो सकती है। हमारा यही कर्तव्य समझना है कि सरकार। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।